ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक ना 2023, 22 और 21 का डिस्कशन किया है, डाउट्स भी डिस्कस किए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन अभी रह गए हो आपके, तो आप पूछ सकते हैं डाउट क्लास में। अभी 2020 का डिस्कशन करेंगे। इसमें एक्चुअली एप्टीट्यूड तो मैं करा ही चुका हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि जो बैच 5 का पहला लेक्चर था उसमें हमने एप्टीट्यूड ही सिर्फ किए थे, पहले 2 लेक्चर। बैच 5 का जो फर्स्ट 2 लेक्चर है ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आप जब सॉल्व करो तो आप फिर से सॉल्व करना एप्टीट्यूड, क्योंकि एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स बहुत है ना उसमें 100 में। तो ये एप्टीट्यूड ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें बाकी जो 55 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का होगा। उस 55 क्वेश्चन जो कि कितने 85 मार्क्स के ना, तो इसमें अराउंड 25 मार्क्स के आपके वो मैथमेटिक्स पोर्शन होगा, और नहीं 25 मार्क्स के नहीं 25, हाँ 60 मार्क्स के अराउंड स्टैटिस्टिक्स होगा। ठीक है ओके चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला कि M कोई 3x3 का नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अच्छा अब एग्जाम में है ना, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3x3 का नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट है, ये क्या होता है a स्क्वायर a जैसे हो गया, और I3 डिनोट्स 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स होगा आपको ये बताना है, इसमें से फॉल्स कौन सा होगा। तो क्या करेंगे आप, आइडेम्पोटेंट है बी होना चाहिए। ऐसे ट्रेस ऑफ आइडेम्पोटेंट इक्वल टू रैंक ऑफ आइडेम्पोटेंट आता है। हाँ और i माइनस a भी आइडेम्पोटेंट ही फॉलो करता है, लास्ट ही ऑप्शन। हाँ ये थ्योरम है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का रैंक और ट्रेस इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा, तो लैम्डा 0 1, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। I3 माइनस एम आइडेम्पोटेंट होगा, तो इसका स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, इजीली दिख जाएगा कि I माइनस एम इंटू आई माइनस एम। अब सॉल्व करके देखिए, चूंकि आपको पता है कि अच्छा m यहाँ आइडेम्पोटेंट था, तो m स्क्वायर इज m लिख लो, तो यहाँ से ये I माइनस एम ही आ जाएगा। आई थिंक ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है तो फॉल्स यही आएगा। तो ठीक है, ये फॉल्स मतलब करेक्ट ऑप्शन है इस तरीके से। और सिंपल चेक अगर डायरेक्टली यही करना आपको चेक, तो आपको पता ही है कि A इनवर्स B, A इनवर्स इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू I। यही फॉर्मूला होता है कि A इनवर्स बराबर B होगा, तो इफ एंड ओनली इफ A इंटू B इज I। तो यहाँ जो आपके पास है I प्लस M इनवर्स, ये होगा क्या। तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर ये चेक करना है तो हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो I माइनस एम है इसका प्रोडक्ट I माइनस 2m के साथ क्या ये आइडेंटिटी आएगी। तो आप चेक करेंगे आइडेंटिटी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं आएगा, तो आइडेंटिटी नहीं आएगा तो इसका मतलब इनवर्स नहीं है ना, तो इसलिए गलत है। अभी कैलकुलेशन आपको करना है, मतलब बता दिए क्या करना है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो ऐसा होगा क्या, तो ये होगा। और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं आएगी, इसलिए एक दूसरे का इनवर्स नहीं हो सकता। ये है जो नेक्स्ट यहाँ पे है, ये कह रहा है कि C डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वेक्टर स्पेस में आपके पास 3 एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ABC खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है, ABC क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। A प्लस बी कॉन्जुगेट 0 है, B प्लस C कॉन्जुगेट 0 है ऑन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, where for any complex number z bar denote the complex conjugate। और आयोटा का मतलब हमें पता ही है रूट अंडर -1 होता है। आयोटा का डेफिनेशन ये है एक्चुअली। देन बेसिस ऑफ v पूछ रहा है, तो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे a है ना, तो a को मैं अगर मान लो, मान लीजिए x1 प्लस आयोटा y1, b को मान लेता हूँ x2 प्लस आयोटा y2, c को x3 प्लस आयोटा y3, यही है ना इस तरह से। तो मैंने ऐसा मान लिया,
तो x1 रियल पार्ट है, xi रियल पार्ट है, yi इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो ये क्या बनाएगी वहां से a प्लस बी कॉन्जुगेट, तो x1 प्लस आयोटा y1 b कॉन्जुगेट मतलब x2 माइनस आयोटा y2 0 है। एक इक्वेशन यहां से आ गई। ऐसे b प्लस c कॉन्जुगेट है, सो x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x3 माइनस आयोटा y3 0 है। तो मेनली आपको करना क्या है, बेसिस निकालने होते हैं। बेसिस का मतलब है कि ये v में क्या एलिमेंट है, a b c, तो ये कुछ ऐसा है समथिंग प्लस आयोटा समथिंग, यही तो है। यहां मैंने लिया है x1 x2 x3 और यहां लिया है y1 y2 y3, यही तो है। तो यही v के एलिमेंट्स हैं। अब आपको इक्वेशन निकाल के देखना है किस पे फिट बैठेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू ना x1 प्लस आयोटा y1 की वैल्यू यहां से निकाल के आप रख सकते हैं। तो आपको वो देखना है कि अच्छा, तो मुझे ये रखना है 1 1 1 है यहाँ पे ना, और आयोटा आयोटा आयोटा, तो 1 1 अगर हम रख दें x1 y1 को, तो x2 y2 क्या हो जाएगा उसके हिसाब से निकल आएगा, ये बेसिस है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू या तो निकाल लीजिए आप यहाँ से, और यहाँ से तो उससे बन के निकल आएगा। सर इन दो इक्वेशन को यूज करने हैं आपको, एंड इन दोनों से इसको रिड्यूस करने से। यहाँ बेसिस में क्या है 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 1, इस तरह सब में ही है। और आपको देखना है क्या होगा। तो समझ आना करना क्या आप लोगों को, यहाँ से इक्वेशन इसको वहां यूज करना है। मतलब हमारे पास वेक्टर स्पेस ये है एक्चुअली x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, ये है ना। अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल कम करने, जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करेंगे। बेसिस है तो मतलब जो स्पैन करेगा और लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो उसके हिसाब से। ऐसे तो b तो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे जैसे है, तो इक्वल होगा, मतलब इसको यूज कीजिए, ट्राई करके देखिए क्या आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप x2 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको वहां रख दीजिए, यहाँ से x3 निकाल के रख दीजिए, उससे आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार देख लो आप, और नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकते हो आप। ऑप्शन के हिसाब से चलना हो, एक तो मैं ऐसे जनरल ये ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा अप्रोच है कि ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हो आप, कि यहाँ से जो ऑप्शन है आपके पास ना, रियल पार्ट इसने अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। क्या लिखा है ओवर फील्ड बेसिस ऑफ v, तो v के बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, तो जो स्पैन कर रहा हो तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, यही ना। इसका क्या मतलब, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा, c1 प्लस मतलब 1 प्लस आयोटा समथिंग, c1 प्लस c2 आयोटा माइनस c1 प्लस c2 आयोटा, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप ट्राई करके देखिए इसमें क्या आता है। सो यू हैव टू ट्राई, इसमें क्या रिड्यूस हो के आएगा। या तो ऑप्शन से ट्राई करके देखो या इससे ट्राई करके देखो, और नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करता हूँ ना, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो यहाँ पे कॉन्जुगेट हो गया। जैसे कॉन्जुगेट क्या है कि जैसे a, जो प्लस का माइनस हो जाता है ना। जी जी जी, जैसे a प्लस आयोटा भी है तो आपका a माइनस आयोटा भी हो जाएगा। तो वही है, यहाँ पे भी किया मैंने, तो इसको आप यूज करके आपको समाउ ब्रेक करना है उसको। यहाँ एक और, अगर वैसे नहीं जाना है तो यहाँ कर सकते थे आपकी a कॉन्जुगेट, फिर से कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्या आ जाएगा b बराबर 0, तो यहाँ से वैसा कर सकते हैं। तो a बराबर a कॉन्जुगेट जो है माइनस b के इक्वल है, ऐसा समझ लो आप। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो c कॉन्जुगेट भी माइनस b के इक्वल है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, अगर मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, एक अप्रोच ये था जो लेंदी है, दूसरा अप्रोच ऑप्शन से कर सकते हैं, एक डायरेक्टली करना चाहो तो भी कर सकते हैं। कि तो ये आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा ना, ऐसा कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है जो आपको आ जाएगा, क्योंकि अब ट्राई करोगे, इससे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, एक अप्रोच दूसरा तीसरा चौथा। अब आप जब ट्राई कर रहे हो तो आपको दिखेगा ये बेटर है, ये बेटर है, इसलिए टाइम देना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सेम चीज एग्जाम में भी होगा, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब ट्राई करेंगे तो सॉल्व होगा, नहीं होगा, आंसर आएगा, वो बात की बात है, ट्राई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ कॉन्जुगेट लगा दिया इस पे,
ये अलग अप्रोच से कर रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट लगा दिया इस पे तो क्या हो गया, a कॉन्जुगेट प्लस b बराबर 0, तो यहाँ से आ गया a कॉन्जुगेट माइनस b, यहाँ पे c कॉन्जुगेट ऑलरेडी माइनस b है, तो यहाँ से एक चीज समझ आया मुझे कि a कॉन्जुगेट माइनस b है, c कॉन्जुगेट भी माइनस b है, इसका मतलब a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू c कॉन्जुगेट, मतलब a बराबर c, तो a और c इक्वल होगा, है ना, तो अब समझिए a और c इक्वल होगा, तो यहाँ a b c था, या ऐसे लिख लो हॉरिजॉन्टली, तो AC तो इक्वल है, और B का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए कॉन्जुगेट, माइनस ए कॉन्जुगेट, ये निकल के आ गया, देख लीजिए A माइनस ए कॉन्जुगेट A, और चेक कीजिए पहला तीसरा इक्वल है, A माइनस ए कॉन्जुगेट A, तो पहला और तीसरा इक्वल है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जैसे A इसमें भी आ रहा है, ये वाला आउट हो जाएगा, है ना, जैसे पहला है 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस, ये तो आउट हो गया, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब आपको देखना है पहले वाले, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, ये समझ रहे हो ना, अलग अलग करके लिखा है, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, तो यहाँ जैसे 1 प्लस आयोटा और तीसरा है 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, फिर माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए, तो आपको समझ आ रहा ऑप्शन इस हिसाब से, ये हमारा बेसिस का एलिमेंट है, देखिए अगर मैं a बाहर कर लूंगा तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको, 1 माइनस 1 1 a इस तरह से है, 1 माइनस 1 1 a, सो विच ऑप्शन, आपको क्या ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, चेक करके बताइए आप लोग, आई थिंक बी करेक्ट है, देखिए नहीं बी कैसे करेक्ट बोल रहा हूं, मतलब a अगर मेरा 1 प्लस आयोटा है तो a कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा है, माइनस a कॉन्जुगेट माइनस 1 माइनस आयोटा है, हाँ तो ये जस्ट माइनस a ही तो हो गया, यस यस, तो वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा जस्ट उसका, मतलब थोड़ा बी सही है, देख लीजिए ऑप्शन क्या आएगा, तो यहां से ये इजी अप्रोच था, दिस वाज इजी, तो इससे करेंगे आप, ये इजी अप्रोच है सिंपली कॉन्जुगेट के हेल्प से, तो ये आपका बेसिस का एलिमेंट आ गया a माइनस ए कॉन्जुगेट a, अब यहाँ आप a रख के देख सकते हैं, ठीक है ना, तो अगर 1 प्लस आयोटा लिया है a को इसने, तो जैसे 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट का नेगेटिव माइनस 1 माइनस आयोटा, एंड यहाँ से 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस 1 1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, तो b सही होगा, ठीक है, तो ये आसान था, इससे थोड़ा लेंदी हो रहा था, तो डायरेक्टली आप इससे कर लीजिए, ये वाला तरीका जो मैंने लगाया है ABC, सो इससे ये वाला यूज किया, डायरेक्टली यहां से यूज करिए, तो वो आसान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि S है सेट ऑफ दीज पॉइंट्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4, f है तो मेरा डोमेन है, S जो है डोमेन है f का, अब आपको दे रखा है 6x प्लस वाई स्क्वायर, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, हाँ ठीक है, देन ये तो आसान है ना, क्या करते हैं आप लोग, f बराबर यहां से आप निकाल लो मेरे साथ वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां से जब आप वाई स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 वहां रख दो वाई स्क्वायर की जगह, इस f में वाई स्क्वायर की जगह रख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये जो आपका fxy था वो रिड्यूस हो गया सिंगल में। अब ये ध्यान रखना है इसमें पॉइंट क्या है, तो देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, आप अगर इसका ग्राफ देखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 4 को डिवाइड करते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या हाइपरबोला होता है ना, तो क्या आता है ये, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये जो ग्राफ है फंक्शन का, ये इसका ग्राफ बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 का, तो ये यहाँ 2 होगा माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, तो ये हाइपरबोला है, तो यहाँ से कहने का मतलब डोमेन क्या आया, तो यहाँ जो डोमेन है इसका x का डोमेन है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, आपको इस इंटरवल पे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, माइनस से माइनस 2 2 से इंफिनिटी, क्यों,
क्योंकि ये फंक्शन का ग्राफ ये होगा। अच्छा सोचो अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, तो ग्राफ आपका ये वाला आता, तो वहां आप x लेते हैं -2 से 2, है ना। अगर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, तो उस केस में मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती x की वैल्यू -2 से 2 लेता मैं वहां पे। तो ये डोमेन है, ये फंक्शन है। तो आसान हो गया काफी। यहाँ पे f डैश x निकालिए, 6 + 2x ऑप्शन ई होगा सर। ओके, तो x बराबर -3 आ गया। अब -3 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। तो हमें क्या करना है, एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करना है। तो एक बार निकालना है f2, एक बार निकालना है f-2 और एक बार निकालना है f-3। इन तीनों में चेक करना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है जी, तो पुट कर लीजिए। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 12 + 4 -4, तो ये 12, -2 रखेंगे तो -12 और -3 रखेंगे तो -18, तो -18 + 9 -4, तो -18 + 5 -13। अब आपको देखना व्हिच वन इज हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इज 12, तो मैक्सिमा 2 पे मिल रहा है, लेकिन 13 तो नहीं मिला। एंड ऑप्शन ई होगा सर। हाँ मिनिमम माइनस, क्योंकि एक ही मैच कर रहा है, क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना ये, तो एक ही मैच करेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है -13 है इसकी। ठीक है, और ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये एंड पॉइंट था इंटरवल का और इंक्लूडेड है उसमें, तो इसीलिए हमने एंड पॉइंट भी कंसीडर किया इस तरह से। मैक्सिमम वैल्यू 12 आई है। ठीक है, तो बाउंडेड है क्या, नहीं, x तो यहाँ अनबाउंडेड है आपका, x अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो fx आपका इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसीलिए बाउंडेड तो नहीं है। ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, तो यही गलती टाइपिस्ट, हमारे टाइपिस्ट लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा के यहाँ तक, देखिए रूट यहीं तक है, 64 के ऊपर तक ही है रूट यहाँ पे। क्या होगा, तो आपको कह रहा है f r क्रॉस r टू r में डिफाइंड है इस तरीके से। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो इजी है ना ये, तो क्या करना आपको, कहता है f कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे, तो c की वैल्यू क्या होगी, तो निकालो लिमिट xy टेंड्स टू 0 0, ये निकालो, जो भी आएगा c आ जाएगा, और xy टेंड्स टू 0 0, तो इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, इसको रैशनलाइज, 2x और y = 2x लेने से हो जाएगा। तो उससे क्या आ रहा है, अभी तक किया नहीं। अच्छा तो करके देखिए, अभी साथ में कीजिए ना, सॉल्व करके देखिए आप अभी। ये तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपली कुछ समझ लो, ये भी रूट रूट रैशनलाइज कर लो, तो इसको रैशनलाइज कर लो। अब क्या होगा, आप इसको क्या करो, अभी जस्ट कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, -8 है ना, जैसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन बन जाएगी आपकी, ये होगा a² - b² डिनोमिनेटर में 64 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बस, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ बचेगा √4x² + 9y² + 64 + 8। देखो हमारा फंक्शन एट द एंड ये रिड्यूस होके आ जाएगी, कैसे, ये जो कॉन्जुगेट है ना, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए कॉन्जुगेट से, बीच में माइनस है ना प्लस करके, तो यहाँ a² - b² 64 कैंसिल, जो बचेगा ये ऊपर स्क्वायर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मैंने मल्टीप्लाई किया वही बचेगा बस। अच्छा एक वो भी तो बचेगा, ऊपर बचेगा, ये नीचे नहीं, ये जो मैंने नीचे लिखा ये न्यूमरेटर में बचेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो काम हो गया, तो ये न्यूमरेटर में बचेगा, नॉट 1/, दिस इज योर fxy। अब xy को 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप xy दोनों को 0 रख दीजिए, इस फंक्शन में xy को 0 रख दीजिए, √64 प्लस, तो यहाँ से 16 आ गया, तो ये हो गया। तो यहाँ ट्रिक ये है इस क्वेश्चन में, जब यहाँ रूट हो ना, सो व्हाट यू डू, जस्ट रैशनलाइज कर लो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट क्या है, a + b का कॉन्जुगेट a - b होता है, तो ये जो माइनस है इस प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आंसर आ गया, देख लीजिए। सो 16 इज द आंसर।
लिमिट निकालना मतलब हाँ, कोई और तरीका लगाने की जरूरत नहीं है वो कर्व लेने की या डेफिनेशन जाने की, रैशनलाइज करके इजीली कर लीजिए। ये तो है इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में जैमो में भी आते हैं, आसान है ये। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ये है, तो ये डिस्क्रीट है एक्चुअली, आप देखेंगे क्या है ये आपका डिस्क्रीट है। x की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। तो ये 1/6, 1 पे 1/3, 2 पे 1/3, ये 1/6 कर लेंगे ना अब सॉल्व। अब ये पीएमएफ आ गया, ये डिस्क्रीट का एमजीएफ है, यहाँ से पीएमएफ आ गया, पीएमएफ आ गया तो आप देख लीजिए, तो x बराबर 0 1 2, डी होगा सर। तो 0 1 2 पे ऐड कर लीजिए, तो 1/6 प्लस 2/3 है ना। ऑप्शन सी है सर। ओके सी आ रहा ना, पक्का देख लो। तो इस तरीके मतलब ये सब मुश्किल नहीं है, सब आसान क्वेश्चन से जो कर रहे हैं नहीं आप लोग। सर डी आ रहा है सर, 5/6 आया है। हाँ चेक कर लीजिए अब क्या होगा, इन तीनों को ऐड करना है 2/6 नहीं प्लस, सर, हो गया सर 5/6। हाँ तो ये जल्दीबाजी नहीं करना ना, एग्जाम में जल्दीबाजी करो एग्जाम में गलती होगी। आराम से कैलकुलेट, लिख के कैलकुलेट करो, कभी भी हवाबाजी नहीं, लिख के आप कैलकुलेट करो तो गलतियां कम होंगी। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है, सर ये तो एनोवा का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग टू वे, तो ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का हो गया ना, टू वे एनोवा का है। तो एनोवा आपके सिलेबस में अभी तो है नहीं, 20 के सिलेबस में था, अब नहीं है इस बार नहीं है मतलब। कंसीडर टू वे एनोवा मॉडल, ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पहले सिलेबस में था, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक सब्जेक्ट है, तो वो अब नहीं है, तो ये सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि इसका अब जरूरत नहीं है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का। यहाँ 7th में है कि x1 x2 x20 be the independent identically distributed random variable with PDF। तो ये आपका डबल एक्सपोनेंशियल है, जहाँ एक पैरामीटर म्यू 3 है और b की वैल्यू 3 है ना। तो ये लाप्लास 2,3 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल दिस, तो ये आसान नहीं है। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि y मेरा है मॉड, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जस्ट क्वेश्चन हो गया। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्ट थ्योरम है सर। हाँ तो डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसका वैल्यू होगा 2 समेशन ऑफ xi माइनस मॉड ऑफ xi माइनस अल्फा बाय बीटा फॉलोज पाई स्क्वायर 2n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा ये मतलब थ्योरम है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ सर, W फॉलो करेगा पाई स्क्वायर 2 और पाई स्क्वायर 2, इसीलिए ये 40 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। मतलब ऐसे आसान है ये। तो यहाँ से सिंपली जैसे x-2 का आप देखो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा विथ रेट 1/3। अगर आप मॉड x-2 का चेक करो तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/3 हो जाएगा ये। और आपको पता है कि हमें अगर वैसे करना है, ये 2/3 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो ही 2/3 मॉड x-2 का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल आई थिंक 1/2 हो जाएगा। और ये जो एक्सपोनेंशियल 1/2 है दैट इज जस्ट chi² 2 है ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल 1/2, एक्सपोनेंशियल रेट 1/2 है, तो मीन 2 है, तो दैट इज सेम एज chi² 2, और ये chi² 2 है तो यहाँ से chi² 2 और इजीली आ जाएगा। तो chi² 2 और सम किया आपने 20 बार, सम कितनी बार किया 20 बार ना, तो chi² 40 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन है जस्ट डायरेक्ट थ्योरम हो गया, मतलब ठीक है। तो ये chi² आपका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट एक्सपोनेंशियल का हमने कर रखा है ना, उससे हो जाएगा। x1 x2 xn है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जस्ट सर थीटा x क्यूब का ट्रांसफॉर्मेशन लेने से ये सर मतलब ये chi² हो रहा है, एक्सपोनेंशियल हो रहा है। एक्सपोनेंशियल ये विथ रेट थीटा हो जाएगा, लेने से वो होगा थीटा x क्यूब एक्सपोनेंशियल, तो इससे हो जाएगा बस। बाकी आपको पता ही है एक्सपोनेंशियल का हाउ टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे आ जाएगा। ठीक है ना, तो उससे आप कर सकते हैं सॉल्व इजीली।
नहीं तो CDF अप्रोच से जा सकते हैं आप, CDF से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ जो है आपके पास कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म माइनस थीटा एंड थीटा, है ना। तो यूनिफॉर्म माइनस थीटा थीटा है, तो बोल रहा है मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर थीटा। ऑप्शन बी होगा। तो है ना, हमने वहां पे देखा था, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और मतलब माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरह से आएगा। ये हमने क्लास में प्रूफ किया था, मतलब जब हम लोग एमएलई जब मिनिमल सफिशिएंट जिस क्लास में हमने कवर किया था, तो आप चाहो तो बैच 5 के वीडियोस देखो जहाँ पे मिनिमल सफिशिएंट कवर किया, वहाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई थिंक बी ही आया था, है ना, ये देख लोगे आप, चेक करो, बी आया था ना, देख लेना बाकी लोग, यही आएगा क्योंकि ज्वाइंट ये आएगा, मतलब है ना, मतलब इसका डायमेंशन 2 है एस्टिमेटर का। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, नॉर्मल थीटा टू थीटा स्क्वायर का। सो बोल रहा है कौन सा ट्रू है, ये यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का, दैट इज अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो आप मिनिमल सफिशिएंट इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके और यहाँ बोल रहा है दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए ये अनबायस्ड आ गया, एग्जांपल के लिए अगर ये अनबायस्ड हो गया होगा, देखिए तो यही पहले ऑप्शन को गलत कर देगा फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे वहां पे समेशन xi है और यहाँ पे समेशन xi स्क्वायर है, ये अलग अलग एस्टिमेटर है ना। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं nx बार बोल सकते हैं इसको हम, और यहाँ समेशन xi स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको कि क्या आएगा। मतलब ये मीन निकाल के देखिए पहले इसको अनबायस्ड है कि नहीं है, और मीन निकाल के आ जाएगा। क्या बोल रहा, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो पहले तो आप मिनिमल सफिशिएंट डिसाइड कीजिए, तो सफिशिएंट निकाल सकते हैं आप, ये डायरेक्टली मिनिमल सफिशिएंट का थ्योरम भी था, है ना। तो मिनिमल सफिशिएंट डिसाइड कीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस, तो ये आपके पास है थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, है ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए मिनिमल सफिशिएंट इसमें क्या आएगा, क्या ये समेशन xi होगा या समेशन xi स्क्वायर होगा, क्या आएगा कैलकुलेट करके। तो ये सब सफिशिएंट अनबायस्ड नहीं होगा, ऑप्शन बी। अच्छा अनबायस्ड ही नहीं है तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। ओके अब आपको एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है। पहले तो आप यहाँ से सफिशिएंट और मिनिमल सफिशिएंट निकाल के चेक कीजिए, उसके लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के आप चेक कीजिए क्या आता है, उसके हिसाब से मिल जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछिए हमसे, ये है मतलब मेरा मिनिमल सफिशिएंट निकालो, फिर देखो क्या है उसके हिसाब से। आई थिंक समेशन xi स्क्वायर ही आ जाएगा, चेक कीजिएगा क्या आता है ये, लेकिन चेक करना पड़ेगा आपको पहले, तब पता चलेगा। ये राइट आसान सा क्वेश्चन था ना कि एंटी पॉइजन प्रोसेस है विथ रेट 2 और n3 आपको 1 दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोसेस क्या है बताइए इसका। एक्सपेक्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा तो 0 to t यूनिफॉर्म है, है ना। हाँ तो यहां से क्या आ जाएगा, सो s1 slash यस n3 equal to 1 n3 is equal to 1, तो ये थ्योरम था हमने देखा था इक्वल टू जो भी है y1 फॉलो कर रहा है और y1 का फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0t और टाइम 3 है तो उसका एक्सपेक्टेशन 3 है। हां यूनिफॉर्म 03 टाइम 3 इज एक्सपेक्टेशन 03 में आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन निकालना पड़ेगा। ऑप्शन डी होगा, हैं बी होगा। ओके सर ये कल ही एक क्वेश्चन किया था ना, मतलब सिमिलर था, उसमें थर्ड उसमें S5 पूछा था हाँ और जिसमें है ना
जिसमें हम टाइम t प्लस वो जो भी रिमेंडिंग था, मतलब 2 अराइवल बाकी था तो उसको ले रहे थे हम, और वो 2 गामा फॉलो कर रहा था। हाँ तो वहां पे हम वो वाला अप्रोच लगाएंगे तो वहां पे मतलब ये था ना t प्लस x n माइनस n समथिंग कुछ फॉलो करेगा, इस टाइप से था वो फॉर्मूला। लेकिन ये तो डायरेक्ट थ्योरम है ये कि देख, x हाँ by n3 follows uniform 0 t, ये तो होता है डायरेक्ट। हाँ, फिर उसका क्या आएगा मीन? फिर हाँ ये तो एक थ्योरम भी था डायरेक्ट। 3 by 2 ही होगा। मतलब ये कह रहे हैं आप जो है S1 गिवन N3 इज इक्वल, हाँ ये एक्चुअली थ्योरम लिखाया था मैंने, ये एक्चुअली डायरेक्टली रिजल्ट है कि x1 गिवन, आगे भी एक्सटेंशन में लिखा है, वो वीडियो देखना पड़ेगा आपको इसका एक्सटेंशन क्या है। nt बराबर 1 जो था ना, मतलब बता रखा है कि पहले 3 मिनट में ही पहला कस्टमर अराइव हुआ। nt बराबर 1 का मतलब क्या है कि टाइम 0 से 3 में पहला कस्टमर अराइव हुआ है ना, फर्स्ट कस्टमर अराइव इन फर्स्ट 3 मिनट, पहले 3 मिनट में। तो नंबर ऑफ कस्टमर अराइव इन फर्स्ट 3 मिनट इज 1। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम? तो एक्सपेक्टेड टाइम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने थ्योरम लिखाया था यूनिफॉर्म 0t, यही था ना। तो यहां से एक्सपेक्टेशन निकालेंगे आप, x1 गिवन nt इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म 0t का मीन कितना आता है, a प्लस b बाई 2 t बाई 2। तो यहाँ पे आपको t3 दे रखा है, t3 ये डायरेक्ट थ्योरम था। अगर आप वो पुराने वीडियो देखेंगे जहां मैंने कराया है क्वेश्चन, तो डायरेक्टली ये थ्योरम है। तो ये आपका डायरेक्टली 3/2 आएगा, a प्लस b बाई 2 होता है ना, b आएगा c आएगा, देख लो b आएगा। तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ द फर्स्ट इवेंट इज यूनिफॉर्म 03, उससे आ जाएगा मीन। ये थ्योरम था डायरेक्टली ये। तो s by t होगा। अरे क्या, वही पूछ रहा हूँ, क्या आंसर आएगा इसका? सर s by, सर देखिए सर p of x1 less than s given nt equal to 1 by equal to s by t होगा। नहीं सर, सर ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा 0 टू, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ 0, x फॉलो करेगा 0 टू 3, फिर उसका एक्सपेक्टेशन आ जाएगा 3/2। अच्छा, ये डायरेक्टली ये थ्योरम हो जाएगा, डायरेक्टली हमने ये थ्योरम देखा हुआ है, तो डायरेक्टली भी दिखाया था, तो उससे देख लीजिए आंसर क्या है। एक बार आंसर चेक कर लो, बस ये हवाबाजी करते रहते। तो देखो आंसर, देखो एक बार चेक करो क्या है। ठीक है ना, आंसर चेक करना क्या आएगा। तो यूनिफॉर्म 0t इसका डिस्ट्रीब्यूशन थे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द रिग्रेशन मॉडल। तो ये आपका बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर दिस। सो बोल रहा है वाई आई ऑब्जर्व्ड वैल्यू है यूजिंग मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा 1। तो देखो आपको पता ही है क्या करना होता है कि 1 बाई, मतलब अभी तो आप जस्ट समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर को मिनिमाइज करो, तो समेशन क्या होगा वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका है ना आई फ्रॉम, तो ये तो आपने किया होगा, जस्ट ये फंक्शन ऑफ बीटा नॉट बीटा 1 है, सो जी ऑफ बीटा नॉट बीटा 1 है। अब आप इसको जी को डिफरेंशिएट कीजिए, बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में 0 पुट कीजिए, बीटा 1 जैसे आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह एक्स आई स्क्वायर है, यही तो है ना। क्या आ रहा है बताइए, ये तो सर ने कराया है क्लास। अच्छा बी आया है, ओके। सो इसमें कहने का मेरा मतलब ये डायरेक्टली कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, ये है। तो इसने क्या चेंज किए हैं, जस्ट एक्स आई स्क्वायर की जगह, सॉरी एक्स आई की जगह एक्स आई स्क्वायर है। ये भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये तो है, तो एक्स आई की जगह बस एक्स आई स्क्वायर लिया है। तो हो तो गया। तो आप जानते हो ये जैम में भी ये फॉर्मूला है, तो जैम कैसे है ना उसमें कि बीटा 1 का कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वहां आप देखते थे क्या लिखते थे आप, sxy अपॉन sxx, यही था ना। तो समेशन ओपन भी कर सकते हैं या एक साथ रख सकते हैं, xi माइनस एक्स बार ya माइनस वाई बार, इसको खोल के लिखेंगे एक्स बार का होल स्क्वायर, इसी को ओपन करते हैं तो ऐसा आता है समेशन xi yi माइनस एक्स बार वाई बार का एन टाइम, या उसमें कर लो
अरे नहीं, वो तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, फिर बाद में ट्रांसफॉर्म करूंगा। ये सिमिलर वे में करने पे हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे आप इसके लिए लिखते हैं बस xi की जगह xi स्क्वायर रख दीजिए, सिमिलर वे में आ जाएगा। या तो प्रूफ लिखना प्रूफ लिख लीजिए, नहीं तो उसी फॉर्मूले से जो सिंपलीफाई करके, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मॉडल में ऐसा लिखना चाहता हूँ जैसे ये लिखा हुआ है, तो उसमें हमारे पास क्या आता है 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार अपॉन 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। इसमें n से डिवाइड कर दोगे, n हटा n से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ n हो गया, और सिंपलीफाई करोगे तो बस xi की जगह आप xi स्क्वायर यूज करना, ये चीज है। ये बोलो जहाँ xi लिख रहा हूँ मैं, तो xi की जगह xi स्क्वायर लिखो तो उससे आ जाएगा। सो अब यहाँ x बार मैंने समेशन में लिखा ना, समेशन में लिख लो इसको तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट सिंपलीफाई करके देख लो क्या आएगा। इसको ब्रेक करो, आ जाएगा समेशन x से इससे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा डायरेक्टली यहीं से ब्रेक होके आ जाएगा। तो इजी है, सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल ये। यहाँ पे जो है कि आपके पास x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम np 0 सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास x बार पता है, n-1s आपको बता रखा है, तो n-1s का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था बताइए? पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन n-1 डिग्री से फ्रीडम। वो सिंपल नहीं चल रहा, वो यूनिवेरिएट नहीं चल रहा। निशान होगा, हाँ वही तो आपको समझना है कि यूनिवेरिएट चल रहा है कि मल्टीवेरिएट चल रहा है। WP n-1 सिग्मा। ठीक है ना, तो ये मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से आपका यह थ्योरम था डायरेक्टली, जैसे वहां पे n-1 वो होता है तो सेम यहाँ पे भी है n-1 इसका अगर स्टार्ट p n-1 सिग्मा। ओके, अब यहाँ से क्या कर रहा है ये, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t स्क्वायर। अब t स्क्वायर लिखा है आपके पास क्योंकि मीन यहाँ 0 है, मीन वेक्टर 0 है, तो ये आपका लिखा है n x ट्रांसपोज s इनवर्स दिस। ये इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, यही तो है होल्डिंग t स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो t स्क्वायर लिखा है। सो दिस हैज होल्डिंग t स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, कल किया था ना टेस्टिंग प्रॉब्लम जो कर रहे थे हम 2021 वाले क्वेश्चन में, n-p अपॉन n-1 इंटू p, ऐसा कुछ था, और इंटू टी स्क्वायर, तो ये जो कर लेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है, f p n-p हो जाता है ना। सो देख लो और उसके हिसाब से ऑप्शन चेक कर लो क्या आएगा, सी आ जाएगा ना। हाँ तो बस तो आगे जो है, ठीक है, ये सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। ये फिर से आपके पास क्या है कि ये बोल रहा है कि कंसीडर टू वे, है ना, फिक्स्ड इफेक्ट एनोवा मॉडल। तो ये डिजाइन अभी ये सिलेबस में नहीं है इस बार, मतलब 24 के सिलेबस में नहीं है, 20 के सिलेबस में था। अब यहाँ पे 15 जो आपके पास कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज इनका एक्सपोनेंशियल विथ मीन थीटा रेट 1/थीटा। अब टेस्ट करना है 1 2, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। So likelihood ratio test at level alpha leads to the same critical region as the corresponding most powerful test at same level। अच्छा ये तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है कि likelihood ratio test at level alpha जो होगा leads to the same critical region as the corresponding most powerful test। बताइए, ये तो न्यूमैन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट हो गया। यही तो कहता है न्यूमैन पियर्सन लेमा, यही तो कहता है कि जो एक गिवन लेवल पे है तो जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो क्रिटिकल रीजन आएगी वही मोस्ट पावरफुल है। ये स्टेटमेंट है न्यूमैन पियर्सन लेमा जो थ्योरम है आपका उसी का है। ये तो ट्रू हो गया सिंपली, सो वही मोस्ट पावरफुल हो जाता है। हाँ
सिंपल वर्सेस सिंपल दिया भी है। हाँ ये सिंपल, स्पेशली सिंपल वर्सेस सिंपल की ही बात करता है वो। यस, तो थ्योरम का स्टेटमेंट यही ट्रू हो गया, तो बाकी गलत ही होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो बाकी गलत होगा। बी कह रहा है कि रीजन है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ये आएगा तो हम लोग एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1 करके लाइक्लीहुड करके निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लाइक्लीहुड टेस्ट फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट गलत कह रहा है। एनी फिक्स्ड अल्फा पावर ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लोअर देन द दैट ऑफ द मोस्ट पावर, नहीं यहाँ पे ना तो सिंपल वर्सेस सिंपल है तो पावर मोस्ट पावरफुल सेम ही रहेगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको दे रखा है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एक क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है ना, 22 या 23 में शायद। और तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है आप डिराइव कर सकते हो। आई थिंक किसका आता है ये, आप कंपेयर करो। यूनिफॉर्म 0 1 का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आता है, याद है आप लोगों को, देखिए जरा। इसमें सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ मल्टीप्लाई मतलब दो नंबर, उसके बाद ये 2 sin t cos t हो जाए तो sin 2t हो जाएगा, sin 2t/t हो जाएगा। तो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब sin 2t को कैसे लिख सकते हैं, e to the power minus a i a t करके। राइट राइट, मैं ये आपको बता, सब लोग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन सबको पता है, फाई एक्स टी, ठीक, ये आपको पता है एक्सपेक्टेशन e की पावर माइनस आयोटा टी एक्स। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि यूनिफॉर्म 0 1 है मान लीजिए, तो मुझे बताइए यूनिफॉर्म 0 1 का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या निकल के आएगा, या तो आप याद रखिए जैसे एमजीएफ आपको याद होगा सभी लोगों को, तो यूनिफॉर्म 0 1 है, या कोई दूसरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से डायरेक्टली क्या बनेगा, ये किस हाफ आना है सर, कितना आ रहा है हाफ, इसका आंसर? नहीं इसका एक्सपेक्टेशन आ रहा है हाफ। नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूँ किसी का स्टैंडर्ड बनेगा, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जैसे बता रहे थे ना शत्रुघ्न बता रहे थे कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये किस रैंडम वेरिएबल का है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो वो कह रहे थे ना। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin 2t अपॉन 2t ये आ जाएगा, और ये 1 है जब t नॉन जीरो है और जब t 0 है। मैं बोल रहा हूँ ये किस रैंडम वेरिएबल का, ये किसी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का बताइए कोई किस, यूनिफॉर्म -2 2 है। अच्छा माइनस है ना, वही देखना पड़ेगा क्या है। यूनिफॉर्म ए बी का अगर आप निकालेंगे तो मतलब ये स्टैंडर्ड आ जाएगा यूनिफॉर्म -2 2 का, ओके। तो अच्छा इन जनरल मैं लिख देता हूँ क्या है, मॉड एक्स फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0 2, वो तो हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ x है यूनिफॉर्म ए बी, तो हम सब लोग जानते हैं कि इसका जो mgf होता है वो क्या आता है, e की पावर bt माइनस ए टी, e की पावर bt माइनस e की पावर ए टी t टाइम b माइनस a, ये आता है। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन चाहिए इसका, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आता है e की पावर माइनस आयोटा bt माइनस e की पावर माइनस आयोटा ए टी अपॉन क्या आएगा, अच्छा माइनस में प्लस में आता है ये, e की पावर प्लस आयोटा bt माइनस आयोटा e की पावर प्लस में आएगा अपॉन आयोटा टी बी माइनस ए, ये जो है ना ये प्लस में आएगा और आयोटा टी बी माइनस ए। आप चेक कर सकते हैं बुक में या कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है जी। अच्छा मुझे क्या मैं सोच रहा था ये कब बनेगा sin 2t, जैसे ये सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप जैसे मैं पूछ रहा था आपसे कि यूनिफॉर्म जैसे यूनिफॉर्म -1 1 का पहले करके देखते हैं, देखिए जरा। तो मैं क्या कर रहा हूं तो क्या बनेगा ये यूनिफॉर्म -1 1 में हम लोग a को -1 b को 1 रख रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा e की पावर आयोटा t माइनस e की पावर, ये प्लस में है ठीक है ना, ये प्लस है, ये प्लस है मतलब e की पावर आयोटा a b t माइनस e की पावर आयोटा
ए टी, ये ड्राइव हो गया आएगा। तो यहाँ से एक बार आयोटा टी माइनस आयोटा टी, ए को -1 अपॉन आयोटा टी इंटू 2, है ना। अब इसको खोलिए जरा, क्या बनेगा, उसको एक्सपेंड कर देंगे। हाँ cos t प्लस आयोटा साइन टी, ये होगा ना। तो यहाँ से cos t प्लस आयोटा साइन टी माइनस में, फिर वहां से आ जाएगा वही cos माइनस टी, मतलब अभी अगर ऐसे खोलूं मैं cos माइनस टी प्लस आयोटा साइन माइनस टी, और अपॉन में आपका 2 आयोटा टी है। तो यहाँ से आ गया cos माइनस एक्स, cos एक्स ही होता है, साइन माइनस साइन हो जाएगा, प्लस चला जाएगा। तो बताइए डिराइव करेगा, cos तो कट जाएगा ना, cos वाला कट जाएगा, तो क्या बनेगा ये कॉमन हो जाएगा आयोटा साइन 2 साइन टी अपॉन 2 आयोटा टी, आयोटा आयोटा काट दीजिए, 2 2 काट दीजिए, तो साइन टी अपॉन टी हो गया। यही मैं ढूंढ रहा था। देखिए तो कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म -1 का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा वो साइन टी अपॉन टी आएगा जब t नॉन जीरो है, और t टेंस टू 0 ले लेंगे तो 1 आ जाएगी। तो क्या इसी फॉर्म पे नहीं है वो, देखिए जो हमारा क्वेश्चन है क्या इस फॉर्म पे है, फिट कर सकते हैं। देखिए अब क्योंकि 2t लगा ना, तो वहां भी कर सकते हैं आप। देखो साइन अगर आप चाहते हो कि अगर आप जैसे कह रहे थे ना -2 2, उससे भी हो जाएगा। अब -2 2 करेंगे तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, अगर x में लेता हूं यूनिफॉर्म -2 2, तो कहाँ चेंज आएगा, सो 5x t की रिड्यूस होकर क्या आएगी यहाँ पे, रुको cos 2t प्लस आयोटा sin 2t, यहाँ sin 2 है, तो जस्ट यहाँ से आएगा चेंज आएगा ना, यहाँ पे चेंज आएगा b माइनस ए में। यहाँ b माइनस ए क्या लिया मैंने, 2 लिया ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा बताओ, डिनोमिनेटर में 4t, सर ऊपर आएगा 2 sin 2t डिवाइड बाय 4t। देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये 2 आयोटा टी जो यहाँ 4 आयोटा टी में रहेगा, तो वही चीज चलता रहेगा 4 आयोटा टी डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आयोटा 2 sin 2t रहेगा, तो 2 2 कट के आ गया sin 2t अपॉन 2t, ये ना। ओके, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं जब 2 टाइम करते हैं तो क्या होता है, 5 2x का वो 2 टाइम हो जाता है, प्रॉपर्टी है ना ये। अगर मैं लिखूं 5 2xt, तो ये हो जाएगा 5 2t। देखिए सेम MGF में भी है, यही नहीं MGF में भी सेम प्रॉपर्टी है, MGF की भी सेम प्रॉपर्टी है कि 2x का आप MGF निकालेंगे तो MGF ऑफ 2t हो जाएगा, x का 2t हो जाएगा, तो उस तरह से है। तो t को 2t रख दिया हमने, तो ये बन कैसे सेम हो सकता है, मतलब मोमेंटरी फंक्शन से सब कैसे सेम हो सकता है, मतलब क्योंकि मोमेंटरी फंक्शन ऑल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अरे तो मैं वो एक्सिस्टेंस की बात ही नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, मतलब आप बोल रहे कि अच्छा ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ 2x रैंडम वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन x रैंडम वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के इक्वल आएगा, जहां t को 2t रखना होता है। 2x रैंडम वेरिएबल का MGF जो होगा x का MGF होगा जहां t, दिमाग में लगाओ, ये थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम है, तो तुम खुद भी प्रूव कर सकते हो, एक लाइन का इसका प्रूफ है, जस्ट ओपन करूंगा तो आ जाएगा। एनीवे अब क्वेश्चन अपने कंक्लूजन पे आते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन है। अब फाइनली हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहाँ तक, sin 2t अपॉन 2t, यही तो है। तो इससे क्या पता चला, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म -2। तो यहाँ से क्योंकि MGF यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आल्सो यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन -2 2 है, ठीक है। तो अब तो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। चलिए ये आपके पास है, तो ये भी इजी है, 4 रैंडम इंडिविजुअली सारे नॉर्मल है, तो या तो आप मल्टीवेरिएट से कर दो, तो ये क्या था, a x वेक्टर है ना,
ए ट्रांसपोज एक्स लिखते थे हम लोग इसको ना, ए तो कॉलम होता है, ए ट्रांसपोज एक्स, हाँ क्योंकि ए हम लोग कॉलम में लिखते हैं, 1 1 1 1 लिखेंगे तो ए ट्रांसपोज का मतलब रो में हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज जब आप एक्स ले लेंगे, एक्स कॉलम में ही है, एक्स तो मुझे पता ही है एक्स कॉलम में है, तो इस तरह से है, तो यही आपका बन के आ जाएगा। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। और आपको पता है ना क्या था इसका, ए ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, ए ट्रांसपोज म्यू, नॉर्मल ए ट्रांसपोज म्यू, हाँ, कॉमा ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आप मतलब ये यूनिवेरिएट नॉर्मल होता है, यूनिवेरिएट नॉर्मल है ये, तो यहाँ से इसका और भी कोई मेथड है? मतलब वो एक है जान वाले तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कि मुझे पता ही है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये नॉर्मल होगा, तो इस पे एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, क्योंकि सबका मीन 0 है, इसका मीन ही 0 आ जाएगा। फिर इस पे वेरिएंस लगाइए, तो वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3 प्लस वेरिएंस x4, तो सबका वेरिएंस यहाँ है। तो लेकिन आगे हाँ, फिर 2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2 x1 x3 x1 x, जी जी, तो वही कर सकते हैं, या यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे वही चीज होगी, तो उससे बात वही है, यही तरीके। सर इसको CLT नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे? मतलब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट कर लेंगे, CLT नहीं, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लेंगे। अच्छा देखिए, तो सीधा यहाँ पे क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, वेरिएंस क्यों निकालना है यहाँ पे, राइट, हाँ क्योंकि अगर आप निकाल भी लेंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, मीन इसका 0 है, और मान लो इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, क्या ही फर्क पड़ता है, सिग्मा है तो क्या आएगा ये तो ये फाई 0 आ जाएगा। तो मतलब कैलकुलेशन करना है, कोई जरूरत, अगर कोई कैलकुलेशन करेगा तो टाइम की ही होगा, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ ये मीन 0 है इसलिए। हाँ, तो सिग्मा स्क्वायर क्या आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, चाहे 1 आएगा तभी वही आंसर है, 5 आया सिग्मा स्क्वायर तभी वही आंसर है, 10 आया तभी वही आंसर है, बिकॉज ऑफ दिस 0 एंड मीन 0। तो सिंपली दिस माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो अब ये क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 अपॉन समथिंग 0 ही है, तो इसीलिए मतलब ये देख के सीधा आंसर कोई बच्चा कर सकता है, शायद यही अप्रोच भी अगर उतना करेंगे तो ये टाइम की ही होगा, ये सब निकालना है टाइम की ही करेगा, ये चीज है। मतलब इस क्वेश्चन में स्पेशली कि आपको देखना है, अच्छा मीन तो 0 है, 0 से मोर है, मतलब हाफ ही आएगा, तो आंसर इसका हाफ। यहाँ पे जो है एक्शन विद होमोजेनियस मार्कोव चेन स्टेट स्पेस 0 1, ठीक है, एंड 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखा है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी आपका 1/3 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 पूछ रहा है, तो पहले हमें x2 का वो निकालना पड़ेगा। ये पाई p करना पड़ेगा, नहीं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना मुझे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये अभी x0 का प्रोबेबिलिटी 0 होने पे 1/3 है, और x0 को 1 होने पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है, तो ये x0 का PMF है। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो, एग्जांपल देता हूं मैं। अब आप क्या करोगे कि ये जो 1/3 और 2/3 है, इसको मैं वही बोल रही हूं सर, पाई p, अच्छा पाई नॉट p, हाँ देखिए मान लीजिए पाई नॉट है, ठीक है हाँ, मतलब यहाँ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है निकालना, ये वाला ठीक है, हाँ, सो 1/3 2/3, हाँ, तो यहाँ से क्या है कि आप पाई नॉट को मल्टीप्लाई कीजिए p से, तो वो आपका पाई 1 आ जाएगा, तो पाई 1 आ गया PMF ऑफ x1, लेकिन आपको तो इस पाई 1 जो आएगा उस पाई 1 को फिर p से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पाई नॉट है, तो ये पाई 2 आ जाएगा, और पाई 2 जो ही आएगा वो PMF आ गया x2 का, है ना। तो यहाँ मान लीजिए वो नंबर है p1 माइनस p, एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर आ गया, तो बस उसमें एक्सपेक्टेशन निकालना तो आसानी है, क्योंकि यहाँ 0 1 है, तो 0 पे ये प्रोबेबिलिटी 1 पे ये प्रोबेबिलिटी, तो समहाउ यहाँ पे मुझे करना क्या था, जो पाई नॉट है p स्क्वायर, हाँ, तो पाई नॉट तो ये है 1/3 2/3, और ये p का स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये 0 और 1, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 1 पे प्रोबेबिलिटी, तो x2 का PMF आ गया, x2 का PMF आ गया, तो मीन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि EFG विद द म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, EFG, ठीक है ना। अब तो इजी है, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 इवेंट अकर्स अमंग EFG,
3 में से 2 अकर होने चाहिए। एग्जैक्टली बोला है क्या? नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 तो अकर होने ही चाहिए। तो या तो 2 या ऑल 3। तो कॉम्प्लीमेंट ले लो। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट 0 या 1 ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, वो P of E intersection F intersection G complement प्लस इससे complement करते हुए प्लस E of E intersection F intersection G ना। यस, 4 केस आ जाएगा ना। हाँ, 4-10 केसेस में हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ हमें ज्वाइंट दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये जो XYZ का क्या फॉलो कर रहा है XYZ? ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 10 और 0.2, 0.3, 0.4। ये स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि बाकी अदरवाइज में चला जाएगा। तो इस तरह से है, मतलब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ n बराबर 10, P1, P2, P3। अब बोल रहा था वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल y प्लस z। सो देखिए वेरिएंस आपको पता है यहाँ से y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? y का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 0.3। हाँ, यस। सो बाइनोमियल 10, 0.3 0.3 और z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? बाइनोमियल 10, 0.4। अब केयरफुली बताना आंसर। y प्लस z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 10, 0.7। यस। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ p ऐड होता है, और जहाँ इंडिपेंडेंट बाइनोमियल होते हैं वहां पे n ऐड होता है ना। बाइनोमियल n1p, बाइनोमियल n2p। इंडिपेंडेंट है तो उसका सम n1 प्लस n2p होता है ना, जब इंडिपेंडेंट बाइनोमियल रहता है। तो यहाँ पे चूंकि मल्टीनोमियल है तो यहाँ पे इसका आएगा बाइनोमियल 10, 0.7। यहाँ p ऐड हुआ है, n नहीं। ठीक है, तो अब तो इजीली आ गया। तो y प्लस z का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो मुझसे वेरिएंस पूछा है, तो n p q हो गया ना। तो n p q यही आंसर है सीधा। तो यहाँ कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं ना, उनको लगता है 20 कॉमा ऐसे सोचेंगे, ऐसे वैसे है, तो बस क्योंकि अलग अलग p है तो ऐड कर नहीं पाएंगे उस तरह से। तो वहां पे p कॉमन होता है, n1 डिफरेंट होता है। यहाँ pi डिफरेंट है, n कॉमन है क्योंकि मल्टीनोमियल है इसीलिए। टोटल नंबर ऑफ 4x4 लैटिंग स्क्वायर। तो ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नहीं है सिलेबस में, तो इसको हटाने हैं। और फिर से ये मल्टीवेरिएट आ गया। तो x जो है 4x1 रैंडम वेक्टर है, ex 0 है बता रखा है पहले। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपको दे रखा है। y बार विद 4x1 रैंडम वेक्टर और प्रिंसिपल कंपोनेंट डिराइव फ्रॉम सिग्मा। ओके, द proportion of the total variation explained by first two components। तो क्या फाइंड करना है? पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नहीं सर, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का ये अभी नहीं है, वो सिलेबस में नहीं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से पार्ट नहीं है। अप्लाइड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। हाँ, मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। तो x1, x2, xn be a random sample of size n from exponential distribution। ये दे रखा है। अच्छा, आज ही आपने आज ही पूछा था, देखो। तो यहाँ तो सिंपल था कि जो xi माइनस 2 थीटा है वो एक्सपोनेंशियल 1 है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा होगा वो एक्सपोनेंशियल n होगा। ठीक, और ये x1 माइनस x2 जो है एंसिलरी है, ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि x1 माइनस x2 को लिख सकते हैं x1 माइनस, ठीक है ना। हाँ, लोकेशन फैमिली का मेंबर है, तो लोकेशन फैमिली का मेंबर है, डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हमेशा एंसिलरी होगा। हाँ, और अगर स्केल फैमिली का होता है रेशियो हमेशा एंसिलरी होगा। तो ये चूंकि लोकेशन फैमिली का है तो ये एंसिलरी है। अब ये सफिशिएंट है तो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन है, और ये एंसिलरी है तो आपको पता ही है बसूस थ्योरम से, दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट, एंसिलरी इज इंडिपेंडेंट टू कंप्लीट सफिशिएंट। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो ये हट गया, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस n, और यहाँ से आप सिंपली निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2 थीटा आ गया 1/n, तो ये आ गया 2 थीटा बाई थीटा, तो 2। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर थोड़ा सा लगा लेंगे तो इजीली हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल है,
सारे डेटा गिवन है। जैम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब जैम के हर साल जैम में एक क्वेश्चन रिग्रेशन का आता ही है, एक या दो क्वेश्चन, दो नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है जनरली, कभी कभी दो आ सकता है, अदरवाइज एक ही जहाँ तक दिखा मुझे, तो हर साल एक क्वेश्चन रिग्रेशन का आता है जैम में, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे है सेम। लेकिन यहाँ पूछा क्या, 1 मिनट, मतलब ये डेटा देके एस्टिमेटर निकालना आता है वहां पे। यहाँ क्या पूछा है, 1 मिनट पे चेक तो कर लें। पूछा है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस, तो ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, है ना। ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का अगर आपको देखेंगे तो इस कोएफिशिएंट के बीच का क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, होता है कि x बार इनटू वेरिएंस और हाँ, तो वो x बार हमेशा 0 पे आते हैं। अच्छा यहाँ x बार ही 0 हो जाएगा, ओके, टोटल 0 हो जाता तो x बार ही 0 हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे फॉर्मूला कुछ इस तरह से, x बार टाइम समथिंग है, लेकिन x बार ही 0 है तो ये 0 हो जाएगा, कोवेरिएंस 0 तो कोरिलेशन भी 0, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप क्या क्या फाइंड करते हैं, जो कोएफिशिएंट का एस्टिमेटर, फिर वो अनबायस्ड है, वो एमएलई है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर तो है ही, फिर उसका मीन क्या है, तो मीन तो अनबायस्ड हो गया, इसलिए वेरिएंस निकालिए, कोवेरिएंस निकालिए, तो ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं, बस उससे हो जाएगा। 25 जो है ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है आपको, कि यहाँ पे एक आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है रैंडम सैंपल साइज 4 का नॉर्मल थीटा 5 से, जहां थीटा 2 से इंफिनिटी है, थीटा फिक्स कर रखा है 2 से इंफिनिटी, और ये x1 x2 x3 x4 है, तो एमएलई ऑफ 2 होगा, एमएलई ऑफ थीटा 2 होगा कैसे सर, 3 बार मतलब इसका सम जो होता है वो 1.5 बार है उसका बीच। x बार आता है, तो यहाँ से x बार निकालेंगे 3 2 5 1 6 6/4, 6/4 जो कि आ गया 3/2 1.5, 1.5 और नियर बाई होने की वजह से वो एंड पॉइंट की वजह एंड से वो दिस डज नॉट बिलोंग टू द पैरामीटर स्पेस। कभी भी एमएलई हमेशा पैरामीटर स्पेस का मेंबर होगा, बिकॉज पैरामीटर स्पेस इज द डोमेन ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन, तो किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा उसके डोमेन में ही होना चाहिए। तो चूंकि ये जो आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो हम जानते हैं ऑलरेडी, वो डोमेन में ही नहीं है, तो ये तो मैक्सिमा दे ही नहीं सकता, फिर तो हमें देखना पड़ेगा डोमेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि चूंकि ये 1.5 के करस्पॉन्डिंग वो है और इसका डोमेन 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से इंफिनिटी, तो 2 पे ही हाईएस्ट वैल्यू देगा ये। So 2 is the point where you will get the largest value of likelihood function. 2 is the MAD. तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। यहाँ आपके पास ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ गए। अब क्या करना है आपको, fx निकालने हैं, जीरो करने हैं, fy निकालने हैं, जीरो करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर वो rt माइनस एस स्क्वायर निकालिए, चेक कीजिए क्या हो रहा है, तो उससे ठीक है ना। तो ये सिंपली आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो है कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ये आपके सिलेबस में ये भी नहीं है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैम में भी नहीं है, गेट में भी नहीं है अभी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस बार नहीं है। ये रियल नंबर्स ABC M दे रखा है आपको, पूछ रहा है बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला बोल रहा है रैंक 3 है, चाहे ABC कुछ भी ले लो, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे चेक करना होगा तो मैं ABC कुछ भी कह रहा ले लो, तो मैं 0 0 0 लूंगा, तो मेरा M क्या हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0 1। बताइए क्या रैंक 3 है ना। तो इसने कहा कि कुछ भी ले लो, तो मैंने 0 रख दिया, क्योंकि मुझे डिस्कार्ड करना है ना, प्रूव तो करना नहीं मुझे, तो उसने कहा कुछ भी ले लो, तो मैंने 0 0 0 रख दिया, तो 0 रखा तो रैंक तो इसका 2 आ गया, तो ये गलत ऑप्शन है। कह रहा है अगर AC का सम 0 है तो M डायगोनलाइजेबल होगा हर B, चलो मैंने वैसे ही लिया है हालांकि, है ना। अच्छा अभी मैं AC का सम 0 है, तो AC को 0 रख देते हैं, तो M क्या बनेगा, है ना, इसने कहा AC का सम 0 है। अच्छा वो फिर उससे करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि इसके लिए आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 0 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं आता है तो डायमेंशन नहीं होगा, नहीं डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, ट्रायंगुलर हो सकता है। देखिए आप ये जानते हैं कि डिस्टिंक्ट आएगा तो डायगोनलाइजेबल होगा, ये थ्योरम है कि इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन डायगोनलाइजेबल। अब ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं आया तो डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है ना। कैसे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके पास, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इसके पास होने चाहिए। अगर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो गया तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा,
तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास रिपीटेड आइगन वैल्यू आ गया 1, मान लीजिए 1 1 दो बार आ गया, तो उस 1 के करस्पॉन्डिंग 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलना चाहिए मुझे, तब जाके हम बोल पाएंगे डायगोनलाइजेबल है। तो हो सकता है ये रोल प्ले कर रहा हो इंडिपेंडेंट क्रिएट करने में, इसीलिए। अच्छा अभी इस पे आते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। So M has a pair of orthogonal eigenvectors for every ABC belongs to R. M के पास एक पेयर है ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर का। एक्चुअली क्या होता है ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर, मतलब पता है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और ओके, और ये बोल रहा है कि अगर B को 0 रख दिया और A प्लस C को 1 रख दिया तो M आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। तो ये थोड़े से यहाँ पे कैलकुलेशन है अब, है ना, तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे AC 0 का है ना, तो A को मान लीजिए 1, C को मान लेते हैं -1, इस तरह से सोच सकते हैं जस्ट चेक करने के लिए। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसके डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए हमें, है ना, एक तो डेफिनेशन था कि P इनवर्स MP डायगोनल मैट्रिक्स आता है, एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाए मुझे जहां P इनवर्स MP डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए। तो इसमें क्या होगा, MSQ MCQ, ये तो MCQ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा कोई, ठीक है ना। तो हमें बाकी चेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या AC 1 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं A को 1 C को 0 ले लें, इस तरीके से कुछ कर लें। हाँ तो अगर मैं A को 1, देखो B को 0, एक मिनट इसने कहा ना, सो B को 0, A को 1 और C को 0 ले लेते हैं, तो चेक करते हैं ट्रू आएगा क्या, तो उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर एग्जांपल लेके देख लीजिए। सो A को 1 रखना है तो 1 1 0 और आइडेंटिटी नहीं होगा सर, नहीं होगा, ओके। AC इसका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 1, है ना। तो आपको देखना है M स्क्वायर M के इक्वल आएगा क्या, तो नहीं आएगा तो ये गलत हो गया। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये तो वही कह रहा है, ये भी तो वही बात कर रहा है, इज नॉट आइडेंटिटी ट्रू होगा सर। तो वही तो यही बात कर रहा है कि M आइडेंटिटी नहीं होगा। तो मैंने तो एग्जांपल लिया है, तो उससे मैं श्योर नहीं कह सकता, तो मुझे जनरल देखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मैंने 2 से की थी सर। कोई बात नहीं। सो M स्क्वायर को M रख दो और सिंपलीफाई करके देखो क्या इक्वेशन बनती है, तो वहां से ये आ जाएगी। M स्क्वायर को आप M रख दो तो यहां से आ जाएगा M इंटू M माइनस आई, हाँ बराबर 0। ये कर दो, यहाँ से इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो अगर ये सब निकल के आ गए इसका मतलब ठीक है। तो थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड है, आप घर पे बैठे थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। ये जो काउंटर वो लेकर देखते हैं, ये A प्लस C इज इक्वल टू 1, तो अगर इसमें से कोई भी एक एग्जांपल दे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं ना। नहीं, जैसे एग्जाम्पल ट्रू नहीं बताएगा। जैसे इसने कहा कि A प्लस C 1 है, B 0 है, तो M आइडेंटिटी नहीं होगा, तो हमने एग्जाम्पल लिया। लेकिन ऐसा एक भी ऐसा मिल गया जहां आइडेंटिटी हो गया, तो मतलब तब ऐसे एग्जांपल लेके प्रूफ करना सही है इस केस में। हाँ चल जाएगा, मुझे लगता है ये ऑप्शन ना मे भी ट्रू होगा। बाकी देख लीजिए आंसर में क्या दे रखा है, हमें तो एग्जांपल से किया, लेकिन देखो जनरली क्या होता है, हमें वो करना होता है। इसी को अगर मैं वैसे लिखूं कंट्रापोजिटिव तरीके से, पता है क्या बोलना चाह रहा है ये, M is idempotent, M square is M, then सर ये सही नहीं है। B is not 0, जाओ B is not 0 और A plus C is not 1, है ना। इसमें क्या करेक्ट आंसर दे रखा है, आंसर सी दे रखा है, आंसर C है, द C ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ये फॉल्स है ना। तो हमने जो एग्जांपल लिया उसके लिए आपका ट्रू आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब B 0 हो और A प्लस C 1 है, तो हो सकता है वो आइडेंटिटी हो जाए। तो ना एग्जांपल कभी प्रूफ नहीं करेगा ना, हमने एग्जांपल डिस्प्रूव करवा सकते थे हम एग्जांपल से।
ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी आप क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो हम अभी कर रहे थे, हमने एग्जांपल लेके, वो तो एग्जांपल प्रूफ नहीं करेगा, वो डिस्कार्ड। अगर ऐसा होता कि आपने ऐसा एग्जांपल लिए और वो आइडेंटिपोटेंट आ गया तो आप कहते कि ये गलत है, तो वैसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रूफ करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एम स्क्वायर को एम रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, तो उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या ये होना जरूरी है। मतलब एम स्क्वायर को एम होने के लिए क्या ये होना जरूरी है, क्वेश्चन ये है। या अगर ऐसा है तो नहीं होगा, गारंटी है, या हो भी सकता है। कोई नहीं, इसको थोड़ा ट्राई करके आइए, थोड़ा कैलकुलेशन, यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन है, इधर भी हमें ट्राई आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ भी कैलकुलेशन है, तो ट्राई करके आइए। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ कल, है ना, कल डाउट क्लास होगी इसकी ना। तो अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कितना करेंगे हम लोग, 30 तक करेंगे बस। तो बाकी आपको ट्राई करके आना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एफ आर क्रॉस आर टू आर बी डिफाइंड बाई दिस, ओके। तो ये तो प्रॉपर्टी आप जानते होंगे फंक्शन की। तो यहां पे कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है 1-2 पे, एफ कॉन्टिन्यूअस है 1-2 पे, तो 1-2 पे तो x टेंड्स टू 1 ले लेंगे आप, y पे 0 आ जाएगा ना, वैसे भी 0 आ जाएगा। कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x एट 1-2 डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f अलोंग दिस। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये भी है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन था ना, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1-2 प्लस h टाइम u अपॉन क्या, h नहीं माइनस, ये माइनस f ऑफ 1-2 ये होगा। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखा था ना उस समय, जिस पॉइंट वाले पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं। तो a प्लस एच डी माइनस एफ ए अपॉन एच, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, इसका चेक करो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो उससे पता चलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको डेफिनेशन पता ही होगा पार्शियल डेरिवेटिव का, जैसे fx एट 1-2, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h कॉमा 2 माइनस f ऑफ 1-2 अपॉन h। मतलब डेफिनेशन हर टर्म का देखिए, कैलकुलेट कीजिए, फिर आपको ये पता होगा हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन टू वेरिएबल कैलकुलस। सो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं आप लोग, तो f is differentiable at 1-2 if and only if limit hk tends to 0-0 f of, या a b लिख लो डायरेक्टली जनरल a b, तो a प्लस h b प्लस k माइनस ए बी माइनस एच टाइम एफ एक्स ए बी माइनस के टाइम एफ वाई ए बी, और अपॉन में क्या करते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एंड दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। यही तो है थ्योरम। तो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे अगर ये क्वांटिटी 0 के इक्वल आ जाए, तब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है ये। सो इसीलिए एज अ डेफिनेशन भी काम कर सकता है ये, ठीक है। क्या करूं, आगे डिस्कस करूं या आज यहीं स्टॉप करूं, अगला आगे बताइए आप लोग। हाँ सर, डिस्कस कीजिए सर। आगे करें। यहां पूछ रहा है आपसे कि which of the following function is uniformly continuous। एक तो आप कॉन्टिन्यूअस जानते हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कौन सा फंक्शन है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डोमेन। चेक कीजिए, तो एक्चुअली क्या होगा, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, तो अनबाउंडेड फंक्शन तो नहीं होगा। तो यहां x टेंड्स टू 0 होगा तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 हो जाएगी, तो 0 से 1 के बीच में बाउंडेड है, जैसे यहाँ x क्या है, -1 से 1 में, तो x स्क्वायर बाउंडेड रहेगा।
x 1 से इन्फिनिटी है तो 1 से इन्फिनिटी में ये बाउंडेड रहेगी, -1 से -इन्फिनिटी में उसमें बाउंडेड रहेगी, तो ये फंक्शन बाउंडेड तो है। यहाँ x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये सही है। तो क्या हम जानते हैं कि बाउंडेड फंक्शन ऑन अ, जो भी बाउंडेड फंक्शन है किसी डोमेन पे, तो वो तो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कॉन्टिन्यूअस एंड बाउंडेड है ना, बाउंडेड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये थ्योरम एक ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पूरे R पे है, तो ये पूरे R पे बाउंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है, तो इसीलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। चेक कर लीजिए आंसर। यहाँ पे जो है x1 x2 x3 जॉइंट PDF दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें ट्रिक ये है, अच्छा ऐसा कुछ खास तो है नहीं, हाँ, कि जॉइंट दे रखा है 3 रैंडम वेरिएबल का और पूछ रहा है कि, तो मतलब ऑब्वियसली आप देखेंगे कि दिस क्वांटिटी विल नॉट बी इक्वल टू f1 fx1 fx2 fx3। अगर आप मार्जिनल फाइंड करेंगे x1 x2 x3 का ना, तो ये सिंपली 1/2 पाई आ जाएगा। मतलब इंडिविजुअली आप देखेंगे तो x1 यूनिफॉर्म 0 2 पाई है, x2 यूनिफॉर्म 0 2 पाई, वो यहाँ से दिख रहा है 1/8 पाई क्यों ना, बाकी 0 हो जाएंगे 0 से 2 पाई में। तो ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब तीनों नहीं है, लेकिन पेयर वाइज है। आप अगर पेयर वाइज देखेंगे तो होगा, क्यों? क्योंकि x1 का यूनिफॉर्म 0π/2 है, सॉरी 0 2 पाई, x2 यूनिफॉर्म 0 2 पाई और x3 यूनिफॉर्म 0 2 पाई। और ये मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसे पता है, वो मैं देखिए ना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यू नो हाउ टू फाइंड मार्जिनल, तो बाकी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन 0 ही आ जाएगा, और इधर 2 पाई रहेगा तो एक 2 पाई कट जाएगा, ये तो ओके है। x1 x2 और x3 इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये होने के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ x1 x2 जो कि आएगा 1/2 पाई का स्क्वायर बनेगा ये चीज, और ये x3 अच्छा इस इनटू x3 इनटू fx3, तो 1/2 पाई के क्यों, ये इक्वल नहीं होगा जॉइंट के, ये गलत है, ठीक है, गलत ही होगा। x1 + x2 वहां से निकालेंगे आप, तो अच्छा मैं इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि है ना ज्वाइंट जो आएगा x1 x2 का वो वही आएगा जो प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होंगे x1 x2 के। तो वेरिएंस क्या आएगा देख लीजिए, ये नहीं आगे भी गलत होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ट्रू है ना इसमें, बाकी कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए। Suppose P1 P2 are two population having bivariate normal distribution, okay? तो सर छोटी सी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है ना, ये नहीं है ना प्रायर और पोस्टीरियर की बात करें, जी जी, ये नहीं है अभी। 34 जो है कि आपके पास x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, साइज इनका फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद PDF ये दे रखा है, ओके। ऑप्शन डी होगा सर। तो ये तो है ना इजी, आप चेक कर सकते हैं मिनिमल सफिशिएंट क्या आएगा, पहले सफिशिएंट निकाल लीजिए, फिर उसमें चेक कर सकते हैं मिनिमल सफिशिएंट होने के लिए क्या कंडीशन है, और उसका रेशियो करना सर। हाँ ऑप्शन डी होगा सर। ठीक है ना, ओके। The joint distribution xy bivariate normal है, mean this and variance this, E of max xy, तो ये हमने कुछ दिन पहले भी किया था ना। हाँ सर ऑप्शन बी होगा सर। यहाँ पे सिंपली है 1/2 क्या होता है x minus y, इतना करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ सर इसका डायरेक्ट थ्योरम होता है बाइवेरिएट में, उसको सर ठीक है वो भी कर सकते हो आप। अच्छा डायरेक्ट थ्योरम होता है, अब देख लो, पता नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये लगा सकते हैं, देखिए तो मैक्सिमम xy ये लगा लीजिए, तो इससे भी आ जाएगा, जैसे भी लगाओ, कई सारे अप्रोच है, आपको देखना है कौन सा अप्रोच ठीक है। ये मैक्सिमम xy का ये फॉर्मूला होता है, ये लगाइए, x माइनस y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। वो 0 हो रहा है और वो मीन डेविएशन हो रहा है सर। जी जी, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हाँ आ जाएगा उससे। यहाँ कोरिलेशन, ये कोवेरिएंस टर्म भी आएगा उसमें, x माइनस y का जब वेरिएंस निकालेंगे ना तो उसमें कोवेरिएंस टर्म भी आएगा, तो इसलिए रो आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है xy। सिंपल क्वेश्चन है ये।
ये देखिए इसमें क्या है कि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट आईआईडी नॉर्मल 3 0 i3 है एंड t आपको दे रखा है x ट्रांसपोज i3 माइनस j बाई 3 xi। सो j क्या है, j में सारी एंट्री 1 है और i आइडेंटिटी है। तो अभी मैंने बताया था आपको, आप लोग जानते हैं है ना, x ट्रांसपोज ax जो है दिस इज काई स्क्वायर r होता है, जहां r क्या है रैंक ऑफ ए में रैंक ऑफ a है ना। तो आप यहां से इसका रैंक निकाल लीजिए, क्या होगा इसका रैंक होगा 3। ओके सर ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है। हाँ आइडेंटिपोटेंट होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट है कि a आइडेंटिपोटेंट रहेगा और उस केस में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा, वो आइडेंटिपोटेंट आ जाएगा, स्क्वायर करके देखेंगे आइडेंटिपोटेंट आ जाएगा। तो x ट्रांसपोज ax का i स्क्वायर है ना, r हो जाएगा इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 3 हो जाएगा। ओके तो इसका 3x3 मैट्रिक्स बना सकते हैं इजीली, आप उससे देख लीजिए। तो रैंक 3 आ जाएगा, 3 आ गया तो ऐड कर लेंगे तो का स्क्वायर 30 ये यहाँ पे जो है कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट आईआईडी नॉर्मल 4 0 सिग्मा है और सिग्मा पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है। x वेक्टर आपको दे रखा है, ओके WMN सिग्मा डिनोट द विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर m विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो थ्योरम ही है ना, क्योंकि यहाँ आपके पास नॉर्मल 0 सिग्मा है तो सिग्मा को i बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे सिग्मा का पावर -i2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऑप्शन सी होगा सर। ओके तो बाकी लोग देखिए ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम? देखो इसमें पूछा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए x आपके पास x वेक्टर जो है x1 x2 मान लीजिए xn वेक्टर जो है नॉर्मल p0 i है ना, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं, तो x ट्रांसपोज x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आता है जी, ये जो x अगर यही है एक्साइट ट्रांसपोज को विसार्ट होता है, विसार्ट होगा सर WP 0 क्या WP n होगा। हाँ n n होगा 3, हाँ n मतलब 3 होगा, हम्म P4 होगा, n3 होगा और सिग्मा होगा P4 होगा, M3 होगा और सिग्मा होगा सर। तो यहाँ पे सिग्मा होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिख रखा है आई, देख लीजिए सिग्मा यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है ना सर, तो वो हाँ, साइड में आ हाँ, जाएगा, सर। तो पहला ऑप्शन सही है। तो p यहाँ 4 है आपका, ओके इसे वो स्टेटमेंट होता है ना कि x ट्रांसपोज x जो होता है वो क्या फॉर्म बनेगा, विसार्ट p n सिग्मा, और सिग्मा जब डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा विसार्ट p n हाँ। n i4। सही है। तो ए करेक्ट है, तो देखो आंसर क्या दे रखा है, लेकिन सर ऑप्शन सी भी तो सही है। आप उसमें देखो ऑप्शंस क्या है आपके पास, ये क्या था थ्योरम इसमें, ट्रेस x सिग्मा इनवर्स x ट्रांसपोज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, का स्क्वायर 4 होगा, क्या होगा यहाँ रैंडम वेरिएबल कितने हैं आपके पास, अच्छा 3 है और ईच के अंदर क्या है 4 कंपोनेंट है, नहीं ईच तो है ही, लेकिन इसके अंदर जैसे x1 के अंदर क्या है, अच्छा x ट्रांसपोज x मैट्रिक्स का क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर बन नहीं रहा है, ओके हाँ उस तरह बनेगा नहीं शायद ये, वो जो बन रहा है वो x जो है हमारा 4+1 का मैट्रिक्स है, और ये 4×4 मतलब कि सीधा देखा जाए और ये हो गया 1+4 4×1 और 1×4 4+4 हो जाएगा। x जो है 3×4 का है, हाँ वो हाँ x 3×4 का है, सिग्मा और ये 4 4+4 का है, इसीलिए chi square 3 डिग्री होगा।
ओके, है ना। तो यहाँ 3, इसलिए ये गलत है। जी जी, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, तो ये बनाएगा एट द एंड 3 क्रॉस 3 का, है ना। तो वो हो जाएगा का स्क्वायर 3 होना चाहिए। तो इसलिए ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब क्या है, थ्योरम पे ही फिट करने की कोशिश की है। बस आपको ये ध्यान से पहचानना है, क्या करेगा थोड़ा चेंज कर देगा थ्योरम में, आप ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ गलती हो जाएगी। तो वही आपको देखना है कहाँ चेंज कर रहा है थ्योरम में, क्योंकि सारे स्टेटमेंट थ्योरम के ही होंगे, किसी एक में थोड़ा चेंज कर देगा। इतना सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है ये डेफिनेशन पे, ये सारा डेफिनेशन ही तो है। हाँ, डेफिनेशन है या थ्योरम है डायरेक्टली। तो डायरेक्ट थ्योरम से है। हाँ, जैसे डेफिनेशन या थ्योरम वैसे ही है। यहाँ देखिए ये तो जैम लेवल का क्वेश्चन है, आसान है। तो पूछ रहा है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको, नॉर्मल है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल 3 म्यू सिग्मा ये दे रखा है। तो पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। तो सिंपल है ना, इसके और इसके बीच का कोवेरिएंस निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें सिंपल अप्रोच लगाना ही सही है। हाँ, मतलब सिंपल कोवेरिएंस लगाना, आपको क्या करना है, कोवेरिएंस निकालना है इनके बीच का। तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ होता है ना बाइवेरिएट नॉर्मल में, तो इफ एंड ओनली इफ होता है। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और इसका जो ज्वाइंट होगा वो बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। तो इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरिएंस 0। तो सब में कोवेरिएंस निकाल के देख लीजिए। एक्चुअली ये वो होता है ना कि मल्टीवेरिएट में मैट्रिक्स बना लेंगे, वो उतना क्यों करना, टाइम वेस्ट होगा उसमें। हाँ, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। सीधा कोवेरिएंस की डायरेक्टली कोवेरिएंस सिंपल तरीके से, रैंडम वेरिएबल के तरीके से, यूनिवेरिएट तरीके से कर लेंगे। ये भी वन वे फिक्स अनोवा है, ये सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास x1 x2 xn जो रैंडम सैंपल साइज n का है फ्रॉम नॉर्मल θ1 डिस्ट्रीब्यूशन, h0 है 1 से 2 में, h1 है θ less than 1, θ more than 2, which of the following statement is true। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि हमने क्लास में तब भी डिस्कस किया जब क्लास में हम कर रहे थे, तो यहाँ आंसर सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे याद है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मतलब इसमें कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पता है क्यों? अगर ऐसा होता, हाँ जी जी, अगर ऐसा रहता ना कि थीटा मोर देन 2, तो इसके पास इट हैज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना, यही भी है ना, इट हैज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन बोल दीजिए, तो इट हैज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अगर h0 होता थीटा बिलोंग्स टू 1 2 और h1 है थीटा लेस देन 1, सो इट हैज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। बट यहाँ पे क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो पता प्रॉब्लम क्या होगा, इसका क्रिटिकल रीजन कुछ और है, इसका क्रिटिकल रीजन कुछ आएगा, लेट्स से एग्जांपल t लेस देन इक्वल टू k, नहीं t मोर देन k, इस तरह का यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऐसा मिलेगा, और इसका क्रिटिकल रीजन मिलेगा लेस देन k टाइप का, इस तरीके से। तो प्रॉब्लम ये होता है इसमें कि कोई एक क्रिटिकल रीजन नहीं मिलता है जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। जब थीटा इसमें है तो एक दूसरा क्रिटिकल रीजन आएगा, तो उसका पावर अलग है, थीटा जब इसमें है तो अलग है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से दिस टेस्ट, इसके पास कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन नहीं है इस क्वेश्चन में। सेम चीज जैसे पॉइजन में भी होता, तो यहाँ जैसे है ना, अगर होता कि थीटा बराबर 1 और थीटा नॉट इक्वल टू 1, अगर यहाँ ऐसा भी होता तब भी इसके पास कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन नहीं होगा, इट विल नॉट हैव यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ये सब ऑलरेडी अब देखोगे, वीके रॉयत की बुक है, ये कैसेला बर्गर की बुक है, उसमें ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ पे जाओगे तब देखोगे, जो आगे हमने क्लास में भी कवर किया, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट क्लास था उसमें हमने ये कवर किया थ्योरी, जब हम लोग ये देख रहे थे मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वाली जो चीजें हैं उसमें ये सब आता है। चूंकि ये नॉर्मल ना एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, इसीलिए तो इसका कोई एक ऐसा कॉमन क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। इसके लिए अलग यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, इसके लिए अलग है, इसलिए कॉमन कोई क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल हो, जो हर थीटा के लिए मोस्ट पावरफुल हो। तो इसका क्रिटिकल रीजन इसके लिए मोस्ट पावरफुल नहीं होगा, इसका क्रिटिकल रीजन इसके लिए मोस्ट पावरफुल नहीं होगा। तो इस वजह से इस टेस्ट में देयर विल नॉट बी यूनिफॉर्मली मोस्ट, देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। इसलिए इसका ऐसी है ना, at any level alpha uniformly most powerful test it's not again, it does not exist, ये होगा। यहाँ पे है कि
इन अ प्योर बर्थ प्रोसेस विथ बर्थ रेट लैम्डा बराबर 2 की पावर n, let the random variable t denote the time taken for population size to grow from 0 to 5, 0 to 5, ठीक है। तो वेरिएंस t denotes the variance of sum over I equal to 1 to t होगा और वेरिएंस ऑफ ti होगा, है ना। देखो ये प्योर बर्थ प्रोसेस इज लाइक ti follows exponent, प्योर बर्थ प्रोसेस इज सेम एज पॉइजन प्रोसेस, ठीक है ना। पॉइजन लैम्डा n होगा जी जी, और i होगा तो उसका वेरिएंस होगा 1/2 होगा, तो उसका 1/2 का सम करना पड़ेगा 0 से 5 तक और उससे से निकलता है। अच्छा तो आपने निकाला है, ऐसे ही बता रहे मुझे आपने? नहीं सर मैंने की है सर, क्या आंसर आया? याद नहीं है सर। तो देखो ना, अभी करके बताओ। ये तो यहाँ से इन अ प्योर बर्थ प्रोसेस विथ बर्थ रेट, ठीक है ना। सो 2 की पावर n है, लैम्डा n जो है 2 की पावर n। यहाँ पे दिक्कत ये है और t क्या है? टाइम है टेकन फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो, पॉपुलेशन साइज टू ग्रो फ्रॉम 0 to 5। तो इनिशियली 0 है ना, बर्थ रेट है ना, तो फर्स्ट अराइवल, सेकेंड अराइवल, थर्ड अराइवल, फोर्थ अराइवल, फिफ्थ अराइवल, इस तरीके से। तो 5 अराइवल हुआ। तो t डिनोट द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल t। t क्या है? टाइम टेकन, आपको पता है ना। तो इंटर अराइवल टाइम क्या होता है? यहाँ पे t होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब याद कीजिए, देखिए इनिशियली 0 कस्टमर है, कुछ टाइम बाद एक कस्टमर आया, कुछ टाइम बाद 2 कस्टमर, कुछ टाइम बाद 3, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम 4। हमने क्या लिखा था? इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर x1। x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे? पॉइसन लैम्डा है नहीं, पर लैम्डा इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1। सो ये तो आपको समझना है ठीक से। क्यों सर? ये तो बर्थ प्रोसेस है, क्यों इतना करेंगे? बर्थ प्रोसेस इज पॉइजन प्रोसेस, लिख लो, थ्योरम है, ठीक है ना। प्योर बर्थ प्रोसेस इज अ पॉइजन प्रोसेस। तो आप ध्यान से देखो, आपका अप्रोच भी सही होगा। ये मेरा अप्रोच ये है, मैं इससे सॉल्व करूं, अपने तरीके से आप सॉल्व करो। ये है, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आपका अप्रोच गलत है। सो देखो, सो यहाँ से क्या है सिंपल कि x1 जो है इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो x1 का xi का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल लैम्डा i, और ये लैम्डा i यहाँ आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअली यूनिफॉर्म रेट नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? यूनिफॉर्म रेट। अब जैसे पॉइजन प्रोसेस में क्या होता है? रेट यूनिफॉर्म रहता है, लैम्डा रेट फिक्स कर दिया। यहाँ पे रेट यूनिफॉर्म नहीं है, 0 to 1 का रेट अलग है, 1 to 2 का रेट अलग है, 2 से 3 का रेट अलग है, इस तरीके से, ठीक है। सो तो यहाँ पे अच्छा एक मिनट, इनिशियली 0 था, तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या लेंगे हम। जो मैं x1 ले रहा हूँ 0 to 1, उसका रेट क्या लेंगे? 1 या 2? 1 से स्टार्ट करना पड़े हैं? 2 पक्का? सब निकलता है, जहां से निकलता है ना तो x0 लेते हैं, लेते हैं तो 1 से निकले तो x1। हाँ, क्योंकि बर्थ में 0 से 1 होता है, डेथ में 1 से 0 होता है। डेथ में हम लोग जैसे 1 से 0 हुआ तो 1 कंसीडर करते हैं, वहां पे म्यू 1 से स्टार्ट करते हैं ना डेथ प्रोसेस में, और बर्थ में लैम्डा 0 से स्टार्ट होता है एक्चुअली, है ना। तो बेटर है इसका x0, तो इसको मैं x0, क्योंकि बर्थ में क्या है ना 0 to 1 होता है, तो आप देखेंगे कोएफिशिएंट भी आप तो लैम्डा नॉट, लैम्डा 1, लैम्डा 2 इस तरह से। डेथ प्रोसेस में क्या होता है? म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 रहता है, म्यू 0 नहीं होता। तो यहाँ पे x0, x1, x2, x3, x4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि xi का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ x0 से स्टार्ट किया, तो x0 मतलब 0 to 1 इंटर अराइवल टाइम, फ्रॉम 0 to 1 मतलब टाइम टेकन बिटवीन 0 to 1 कस्टमर, टाइम टेकन टू अराइवल 1 to 2 कस्टमर एंड सो ऑन, इस तरीके से 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो x1 है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, x2 है एक्सपोनेंशियल 2 है, x3 है एक्सपोनेंशियल, यहाँ रख रहा हूँ मैं 2 की पावर 2 मतलब 4 है, x4 है एक्सपोनेंशियल 8 है, और 0 से स्टार्ट कर रहे थे ना, मैं 0 से ले देता हूँ। x0 एक्सपोनेंशियल 1 है, x1 एक्सपोनेंशियल 2 है, x2 एक्सपोनेंशियल 4 है, x3 एक्सपोनेंशियल 8 है, x4 एक्सपोनेंशियल 16 हो जाएगा,
ठीक है ना, ये स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 0 से, तो ये x0, x1, x2, x3, x4, तो टाइम till the first customer arrive is x1, time between first and second customer x2, time between second and third customer x3, time between third and fourth customer x3, time between third and fourth customer x3, time fourth and fifth x4, तो जो t यहाँ पे है वो x0 से लेके x4 तक है। अब मुझे बताइए, और ये सब इंटर अराइवल टाइम्स आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ रेट आपके पास ये है, तो यहाँ से हम लोग तो इजीली निकाल सकते हैं ना वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ t बराबर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x0, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये सब 1 है यहाँ पे, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, प्लस x1 का वेरिएंस, तो रेट यहाँ 2 है, तो मीन 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 4। देखिए इससे आंसर आ जाएगा, मैच कर जाएगा, चेक कीजिए। तो 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, क्योंकि मीन है ना, मतलब हाँ मीन वेरिएंस, रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मीन, तो रेट यहाँ पे ये था, तो इससे आंसर आ जाएगा, चेक कीजिए। अब मैच जो भी आएगा वो करेक्ट। स्क्वायर में होगा फोर्स 1/2 स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं वो भूल गया, लैम्डा स्क्वायर ना, एक्सपोनेंशियल लैम्डा में 1/4 टू द पावर 8। जी, तो यहाँ पे मतलब ये 1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, स्क्वायर, ये जो मैंने लिख दिया मीन लिख दिया एक्चुअली, जो मैंने अभी लिखा है, वेरिएंस के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, जो पहले लिखा था वो मीन था, है ना, मीन a of x1, हाँ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लैम्डा में अगर रेट लैम्डा है तो मीन 1/λ, वेरिएंस 1/λ स्क्वायर, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। हाँ अब सही है, वो जो पहले लिखा था वो मीन था, वेरिएंस ये है, ठीक है, ध्यान से आ जाएगा। तो दिस इज वेरिएंस ऑफ t, इसको आप 256 से मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए, आंसर करेक्ट आएगा। तो बस ये बर्थ रेट यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, बर्थ रेट क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, उस तरह से। और प्योर बर्थ रेट इज सेम एज द पॉइजन प्रोसेस, ये रिजल्ट है ना। तो जो बर्थ डेथ प्रोसेस है उसमें जब आप ऑल म्यू आई को 0 पुट कर देते हैं तो वो प्योर बर्थ प्रोसेस बन जाता है। प्योर बर्थ प्रोसेस पॉइजन प्रोसेस है। तो ठीक है, टाइम है, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, नहीं स्टॉप करेंगे फिर बाकी नेक्स्ट क्लास। तो देख लो क्या कह रहा है कि Xn be a homogeneous Markov chain whose state space is 0 1 2 and one step transition probability matrix, ये दे रखा है आपको। तो पूछ रहा है इनिशियली 2 पे था और 2n स्टेप बाद भी 2 पे होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो p2 एलिमेंट रिपीट हो जाता है। तो यहाँ आप चाहो तो टीपीएम बना के देख सकते हो आप, जैसे पर ये होमोजेनियस है इसीलिए इसका मतलब n क्यों डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए ये 0 2 होगा, मतलब p22 मतलब 2 सेकंड स्टेप में ये 2 2 में जाएगा। ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 0 1 2 0 1 2, तो 0 से सिर्फ 1 पे जा सकता है ये, और 1 से 0 पे आ सकता है, और तो ये 1 था, 1 से 0 पे आ सकता है विथ प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड 1 से 2 पे जा सकता है विथ प्रोबेबिलिटी 0.7, फिर 2 से 1 पे आ जाएगा विथ प्रोबेबिलिटी 1। देखिए तो ठीक है ना, 2 से 1 पे आ जाएगा 0 1 2 विथ दिस। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली इट वाज ऑन 2, अब 2 के बाद इट विल बी ऑन 2 आफ्टर 2n स्टेप्स, है ना। तो अब बता रहे कि होमोजेनियस से क्या दिक्कत है, होमोजेनियस है इसलिए n पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसीलिए वो 0 से 2 स्टेप्स में जाएगा। p22 वैल्यू मतलब p² p22 का वैल्यू निकलेगा।
अच्छा तो ये कह रहा है पी स्क्वायर इंटू पी टू टू, ये हो जाएगा। बाकी हमने क्लास में सॉल्व तो किया है, ये 2 अप्रोच से सॉल्व किया था मैंने। हाँ सर यही। तो क्योंकि वैसे लंबा करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, कि जैसे 2n अप्रोच ना, ये 0 से 2n ले रहा है स्टेप। हाँ होगा क्या एक्चुअली ना, जैसे मान लो 2 से 1 पे गया, फिर 1 से 0 पे आया, 0 से 1, फिर इस तरह से एट द एंड क्या होगा, ये कोई सीरीज उरीज बन रही थी, मुझे यहाँ तक याद आया, कुछ पता नहीं कैसे सॉल्व किया था उस समय। सर p22 का जो भी इवन पावर होगा ना वो 0.7 ही आता है। अच्छा याद आया, हाँ अगर यहाँ से आप, हाँ 0.7 आया है सर आंसर। जी यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, P2n टाइप का है ऐसा एक्चुअली। तो होगा क्या, लेना पड़ेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, यस जैसे अब यहाँ पे क्या है ना, पी स्क्वायर निकालिए, तो 2 से 2 में जाने की जो प्रॉब्लम, पी स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, फिर P4 निकालिए। यस याद है। 0.7 आया है। सो पी स्क्वायर पी की पावर 4 पी, क्योंकि ये इवन स्टेप में ही जाएगा, तो 2 स्टेप में जाएगा या 4 स्टेप में जाएगा या 6 स्टेप में, 8 स्टेप में, इस तरह से। तो इवन स्टेप तो होगा क्या, p की पावर 2n का जो 2 से 2 की एंट्री है ना, ये हमेशा कॉमन रहेगी। हाँ चाहे आप n कुछ भी ले लो, सो दिस एंट्री विल रिमेन कॉमन, जो 2 से 2 में जाने वाला है ना। हमारा ये होमोजेनियस है इसीलिए तो कॉमन आ रहा है ना। हो सकता है होमोजेनियस हो, तो हालांकि यहाँ कुछ और है। होमोजेनियस होता है कि सेम टाइम इंटरवल पे वो रहता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, वो तो डिपेंड नहीं करता ना इनके ऊपर। होमोजेनियस मतलब होता है इक्वल लेंथ इंटरवल को। हाँ उसमें ठीक है ना, हो जाएगा। तो ये हर बार ये सेम आंसर आएगा, जो वो देख लीजिए पी स्क्वायर निकाल के कि यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, मे बी 0.7 आएगी शायद, आई डोंट नो। तो उस तरह से जो भी आएगी वो आंसर आ जाएगा। ठीक है 43 जो है, अभी मैं क्या कितना टाइम हुआ है, टाइम खत्म होने वाला है, मतलब इसको या तो स्टॉप करते हैं 45 तक करें या यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में करते हैं आगे। तो क्योंकि नोट्स भी कल ऐसे ही लेट हो गया था, इसलिए मैंने नोट्स नहीं भेज पाया था कल। तो आप लोग क्या है 1 to 42 ट्राई करके आइए, जो सिलेबस का है। डाउट रहेगा कल डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो बाकी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, तो कल हम लोग 43 से आगे 55 तक होगा, मतलब 12-15 क्वेश्चन बचे हैं बस अब, तो वो डिस्कस कर लेंगे। जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। अब ट्राई करके आइए, फिर कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।